दोस्तों, आजकल वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। इंसान की सोच से लेकर उसका पहनावा और यहाँ तक कि इंसान के खेल और उसके शौक भी बदल चुके हैं। कहाँ तो पहले के जमाने में लोग रात में इकट्ठा होते थे तो गपशप लड़ाते थे और ज्यादा से ज्यादा अंताक्षरी जैसे खेल खेलकर संगीत के साथ अपना मनोरंजन करते थे। और अब तो आजकल के लोगों को ही देख लो, देशी शतरंज जैसे खेल को छोड़कर हमारी नवयुवा पीढ़ी ट्रूथ एंड डेयर जैसे विदेशी खेल को बढ़ावा देने लगी है। और अब तो ये खेल इतना फेमस हो गया है कि सबका फेवरेट गेम बन चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, यहाँ तक कि हमारे देश की महिलाएं भी कितनी पार्टी में इसी गेम को खेलने लगी हैं। लेकिन एक खेल अगर खेल तक ही सीमित रहे तो उसी में सबकी भलाई होती है। जब एक खेल अपनी सीमा पार कर जाए तो फिर कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कि फिर हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। आज ऐसा ही पछतावा आरव को भी हो रहा है, क्योंकि इस ट्रूथ एंड डेयर गेम को खेलने के चक्कर में उसने और उसके दोस्तों ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरव और उसके दोस्त भी पैदाइशी चोर या डाकू नहीं थे, लेकिन उस रात के हालात ने उन्हें चोर और डाकू बना दिया था। भले ही जो कुछ भी हुआ था वो अचानक ही हुआ था, लेकिन उन लोगों की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आरव और उसके दोस्त ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे और इसी गेम के चक्कर में वो लोग डाकू बन गए थे। उस दिन आरव और उसके दोस्तों का कोई भी गलत इरादा नहीं था, बल्कि उनका इरादा तो लोगों के घरों में घुसकर उन्हें थोड़ा सा डराना धमकाना और फिर उनके किचन में रखे फ्रिज से स्वादिष्ट खाना खाने का था। लेकिन जब आरव की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखते ही आरव अपने होश खो बैठा था। गहरे समंदर जैसी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, जिनमें अगर कोई एक बार डूब जाए तो उसके वापस लौटने का रास्ता ही बंद हो जाए। पतली कमर पर लहराती हुई लंबी सी चोटी, जो किसी नागिन से कम नहीं लग रही थी। उस लड़की की दूध सी सफेद रंगत और उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक से होठों को देखते ही आरव के दिमाग में सबसे पहला ख्याल सिंड्रेला की कहानी का आया, जो उसने बचपन में पढ़ी थी। सिंड्रेला की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, क्योंकि वो तो एक काल्पनिक परी कथा है। और जैसे ही आरव ने उस लड़की को देखा तो वो यही सोचने लगा कि अगर सिंड्रेला हकीकत में होती तो शायद वो ऐसे ही दिखती। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, लेकिन उस लड़की के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन आरव की नीयत में भी कोई खोट नहीं थी, इसीलिए तो उसने तुरंत ही उस लड़की से अपनी नजरें हटा ली थी। और वैसे भी आरव और उसके दोस्त कोई असली चोर या डाकू तो थे नहीं, और न ही उनका इरादा कुछ गलत करने का था। वो सब तो अपने खेल के चक्कर में वहां जा पहुंचे थे, लेकिन ये खेल आरव के लिए बहुत महंगा पड़ गया था, क्योंकि आरव ने उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो लड़की रोती रही, सिसकती रही और हाथ जोड़कर आरव से विनती करती रही कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं पहले ही घुट घुट कर अपना जीवन बिता रही हूँ, अब मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। इस दाग के साथ मैं जी नहीं पाऊंगी और मैं जीते जी मर जाऊंगी, प्लीज मेरे जीने का अधिकार मुझसे मत छीनो। लेकिन ना जाने क्यों आज आरव इतना पत्थर दिल हो गया था कि उसे उस लड़की की सिसकियां सुनाई ही नहीं दे रही थी। और फिर जब आरव को होश आया तब वो लड़की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और आरव अपनी फटी आंखों से उस लड़की की बर्बादी को देख रहा था। आरव का दिल तो कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में पटक पटक कर खुद को खत्म कर ले। आरव अब दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं माफी का नहीं बल्कि सजा का हकदार हूँ। लेकिन ऊपर बैठे भगवान ने आरव की इस गुनाह की सजा शायद पहले से ही लिख दी थी, और ठीक 6 महीने बाद वो लड़की फिर से आरव के सामने खड़ी थी। और जब आरव ने उस लड़की को अपने सामने देखा
तो उस लड़की को देखकर आरव का दिल तड़प उठा था और वो सोचने लगा, काश कि उस दिन ये सब कुछ ना हुआ होता। आरव तो नजर उठाकर उस लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि वो लड़की तो आरव एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता था और आरव के पापा की एक बड़े से मॉल में एक मोबाइल की शॉप थी, जो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही थी। पहले पहले तो आरव के पापा ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना शुरू किया था और साथ ही साथ कभी कभी इक्का दुक्का मोबाइल भी बिक जाते थे। लेकिन फिर जब भगवान की कृपा हुई और मोबाइल की बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो वो छोटी सी दुकान एक मॉल के बड़े से आउटलेट में बदल गई। और फिर तो उनकी ये आउटलेट इतनी फेमस हो गई थी कि उनका नाम एक ब्रांड के रूप में जाना जाने लगा था। आरव के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और आरव के माँ बाप के केवल 2 ही बेटे थे और उनकी कोई बेटी नहीं थी। आरव उनका सबसे छोटा बेटा था और आरव का एक बड़ा भाई था जिसका नाम नील था। नील दिमागी तौर पर एबनॉर्मल था, हालांकि वो पैदाइशी एबनॉर्मल नहीं था। नील तो स्वभाव से बहुत ही शांत और प्यारा सा बच्चा था, लेकिन बचपन में एक बार जब नील के स्कूल की छुट्टी हुई तो कुछ शैतान बच्चे बहुत ही भाग दौड़ करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और तब गलती से ही सही लेकिन उनका जोर से धक्का नील को लगा और नील सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ गिरा। और तब नील के सिर के अंदरूनी हिस्से में एक ऐसी चोट लगी थी जिसकी वजह से नील खुद तो बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा ही था। नील की माँ ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे और वो नील को डॉक्टर्स की बताई हुई हर एक एक्सरसाइज करवाती थी। नील के पापा ने भी नील के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन नील की दिमागी हालत में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे नील बड़ा हो रहा था, अब तो उसे पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि पहले ही चोट लगने की वजह से उसका दिमाग कमजोर हो चुका था और ऐसे में कुछ पावरफुल दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। लेकिन जब नील को पागलपन के दौरे पड़ते थे तो फिर उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आता था कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। वो तो बस जो कोई भी उसके सामने खड़ा होता था उस पर जानलेवा हमला कर देता था। नील के माँ बाप नील को देखकर दिन रात परेशान रहते थे, लेकिन किस्मत का लिखा भला कौन टाल सकता है। नील के माँ बाप ने भी इसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने नील के ठीक होने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। नील की माँ जी जान लगाकर इस उम्मीद से अपने बेटे की देखभाल करती थी कि एक दिन उनका बेटा फिर से पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हालांकि नील की बढ़ती उम्र और नील की मां की ढलती उम्र के चलते नील की देखभाल के लिए एक नर्स या किसी खास मेड की जरूरत थी, लेकिन नील की मां ने नील के लिए कोई मेड या कोई नर्स नहीं रखी थी। नील की मां खुद ही नील की देखभाल करती थी और उसके सारे काम भी अपने हाथों से ही करती थी। और फिर नील की देखभाल के चक्कर में नील के मम्मी पापा जितना समय नील को देते थे उतना समय आरव को नहीं दे पाते थे। लेकिन आरव को भी अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप का दर्द, उनकी मजबूरी समझ सकता था। आरव जानता था कि उसके माँ बाप के प्यार में उसके लिए भी कोई कमी नहीं थी और उसके माँ बाप उसे भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात के चलते उन्हें नील को ज्यादा समय देना पड़ता था। आरव के मम्मी पापा का सपना था कि आरव पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने और इसीलिए उसके पापा ने उसका दाखिला अपने शहर की टॉप यूनिवर्सिटी में करा दिया था। आरव के पापा ने एक ही अपार्टमेंट में 2 फ्लैट खरीद लिए थे। एक फ्लैट छोटा था और दूसरा बड़ा। बड़े फ्लैट में पूरा परिवार साथ में रहता था और छोटा फ्लैट खासकर आरव की पढ़ाई के लिए खरीदा था, क्योंकि नील की दिमागी हालत के चलते आरव को अपने घर में पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
नील का बच्चा दिमाग विकसित न होने की वजह से वो आरव को पढ़ाई के वक्त बहुत ज्यादा परेशान करता था। आरव के मैनेजमेंट स्टडी का फर्स्ट ईयर चल रहा था और आरव बहुत ही चुलबुला सा और खुशमिजाज किस्म का लड़का था और उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही बड़ा था। आरव का फ्लैट उसके और उसके दोस्तों की मौज मस्ती का ठिकाना हुआ करता था, क्योंकि आरव अकेला ही ऐसा लड़का था जिसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक अलग से फ्लैट खरीद रखा था। आरव के दोस्त पढ़ाई के बहाने उसके घर पर रुकते थे और फिर वो सब मिलकर पढ़ाई के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी करते थे। एक दिन आरव के एक दोस्त प्रतीक का बर्थडे था और उस दिन आरव के मम्मी पापा भी शहर में नहीं थे। आरव के मम्मी पापा नील को लेकर दूसरे शहर एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, इसलिए आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर प्रतीक का बर्थडे आरव के घर पर ही सेलिब्रेट किया था। रात के 1 बजे तक वो लोग मौज मस्ती करते रहे, लेकिन अपनी मौज मस्ती में उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि उन लोगों ने खाना तो ऑर्डर ही नहीं किया था। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक तो आ चुका था, लेकिन केक से पेट थोड़ी ना भरता है। वैसे तो आरव की मम्मी जब कहीं बाहर जाती थी तो आरव के लिए खाना बनाकर ही जाती थी, लेकिन आज प्रतीक का बर्थडे था, इसलिए आरव ने खुद ही अपनी माँ से खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। आरव ने घर के डिब्बों में से कुछ फरसान निकाला और उसके एक दोस्त ने फ्रिज से दूध निकालकर सबके लिए चाय बना ली। और वैसे भी हम हिंदुस्तानियों में रात को पार्टी के दौरान चाय पीने की आदत तो बहुत ही पुरानी है, फिर चाहे वो पार्टी बड़ों की हो या फिर छोटों की। आज बहुत दिनों बाद आरव और उसके दोस्तों को पूरी आजादी में मौज मस्ती करने का मौका मिला था और ऊपर से आज तो प्रतीक का बर्थडे भी था। ऐसे में बिना कोई गेम खेले ही रात बीत जाए, इतने सीधे भी नहीं थे आरव और उसके दोस्त। सभी दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि आज वो लोग न्यू जनरेशन का फेवरेट गेम ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। फिर क्या था, सब लोग टेबल के चारों ओर सर्कल बनाकर बैठ गए और गेम खेलना शुरू कर दिया। बारी बारी से सबने अपने अपने ट्रूथ और डेयर के चैलेंज को कंप्लीट किया, लेकिन आरव को अभी तक एक बार भी कोई चैलेंज नहीं मिला था। लेकिन फिर जब आखिरी बार बोतल को घुमाया, तब बोतल का मुंह आरव की तरफ आ गया और आरव ने ट्रूथ को ना चुनकर डेयर दिखाना पसंद किया था। और तब सब दोस्तों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि बड़ी मुश्किल से पहली बार आरव को चैलेंज देने का मौका मिला है, इसलिए अब उसे मुश्किल से मुश्किल टास्क चैलेंज में देंगे। कुछ देर की फुसफुसाहट के बाद आरव के दोस्तों ने कहा, देख आरव, रात बहुत हो चुकी है और हम सबको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इतनी सी केक और थोड़े से नाश्ते से हम में से किसी का भी पेट नहीं भरा है, और आज रात की पार्टी तेरे घर पर हो रही है, इसलिए तुझे कुछ भी करके हम सब के लिए टेस्टी खाने का इंतजाम करना होगा। और इस टास्क को पूरा करने के लिए अब तू खुद खाना बना या कहीं से चोरी करके ले आ, ये फैसला तेरा होगा। अपने दोस्तों की बात सुनकर आरव तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि एक तो रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए इस वक्त कहीं से भी खाना मिलना नामुमकिन था। और दूसरी बात ये थी कि आरव को खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए अब आरव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था कहीं से खाना चुराकर अपना और अपने दोस्तों का पेट भरना। इस तरह से आरव का टास्क भी कंप्लीट हो जाता और पेट में उछल रहे चूहे भी शांत हो जाते, क्योंकि भूख के मारे सच में सबका बुरा हाल हो रहा था। और फिर आरव ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है और इस वक्त कहीं पर भी खाना मिलना नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम सबके लिए खाना चुराकर ही अपना टास्क कंप्लीट करूंगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि यह काम मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सब लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ हर कोई मेरे पापा की इज्जत करता है और यहाँ उनका एक अच्छा नाम है जिसे मैं मिट्टी में नहीं मिला सकता। इसलिए इस टास्क को पूरा करने के लिए हम सबको यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा, जहाँ कोई भी हमें जानता पहचानता ना हो। आरव के सभी दोस्त आरव की इस बात पर सहमत हो गए, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा
कि इस तरह से वो आरव की डेयरिंग भी देख लेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। आरव और उसके दोस्त का इरादा सिर्फ अपनी गेम का टास्क कंप्लीट करने के लिए किसी के घर में घुसकर उनके घर से खाना चुराकर पेट पूजा करने का था। और अपने इसी टास्क को पूरा करने के लिए आरव और उसके दोस्त फ्लैट से नीचे उतरकर कंपाउंड में आ गए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आरव का एक दोस्त अपनी गाड़ी लेकर आया था, इसलिए वो सब लोग उसकी गाड़ी में बैठ गए और फिर लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर एक अनजान इलाके में पहुंच गए। उस इलाके को देखकर ही पता चल रहा था कि वहाँ के लोग ना तो ज्यादा गरीब थे और ना ही बहुत अमीर। इस इलाके में रहने वाले लोग मिडिल क्लास के लग रहे थे, क्योंकि यहाँ के मकान बहुत अच्छे ढंग से नहीं बने थे और ज्यादातर मकान 1 या 2 मंजिला ही बने हुए थे। काफी देर तक यहाँ से वहाँ चक्कर काटने के बाद आरव और उसके दोस्तों को एक ऐसा घर दिखा जिसकी दीवार एक तरफ से थोड़ी सी छोटी थी और ये दीवार इतनी छोटी थी कि वहाँ से कूदकर वो सब आसानी से अंदर जा सकते थे। सब दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि वो लोग इसी घर में घुसेंगे, क्योंकि अब उनसे भूख ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी आरव के एक दोस्त ने कहा कि अब और ज्यादा देर मत करो, वरना ना तो हमें कुछ खाने को मिलेगा और ना ही आरव का टास्क कंप्लीट होगा। और अगर पकड़े गए तो प्रतीक के बर्थडे की वाट लग जाएगी, वो अलग। अपने बर्थडे की वाट लग जाएगी, ये सुनकर प्रतीक का मुंह इत्तू सा हो गया और प्रतीक का ऐसा मुंह देखकर आरव और उसके बाकी दोस्त अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे, क्योंकि अगर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते तो सारे के सारे पकड़े जाते और फिर तो पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। सबसे पहले घर में प्रतीक ही कूदा था और उसके बाद आरव के बाकी दोस्त, और लास्ट में आरव भी दीवार कूदकर घर के अंदर जा चुका था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरा घर सन्नाटे से घिरा हुआ था। जाहिर सी बात है कि इतनी रात गए तो कोई भी नहीं जागता है। आरव और उसके दोस्त अंधेरे में ही किचन की तलाश में इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगे, क्योंकि खाना तो उन्हें किचन में ही मिलना था। और फिर आखिरकार जब उन्हें एक कोने में किचन दिखाई दिया तो वो सब चुपके से किचन की ओर बढ़ने लगे थे। आरव सबसे आगे था, क्योंकि ये चैलेंज आरव को पूरा करना था। इससे पहले कि आरव और उसके दोस्त किचन के अंदर दाखिल होते, किचन के अंदर से उन्हें कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि किचन की लाइट बंद थी। आरव और उसके दोस्त तो ये सोचकर घबरा गए कि कहीं उनसे पहले कोई असली चोर सच में तो नहीं घुस आया। आरव और उसके दोस्त तो खेल और भूख के चक्कर में मजबूरी में चोर बने थे, वरना वो लोग तो खुद भी चोरों से बहुत डरते थे, क्योंकि असली चोरों के पास तो खतरनाक हथियार होते हैं और वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाते। आरव के एक दोस्त ने कहा, यार अगर जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकल लो, क्योंकि मुझे लगता है कि किचन के अंदर पहले से ही चोर बैठे हैं। लेकिन सबको इतनी जोरों से भूख लगी थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो लोग करें तो क्या करें। कि तभी आरव ने अपने उस दोस्त से कहा, यार तू खामखा खुद भी डर रहा है और हम सबको भी डरा रहा है। अंदर चोर बोर कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई चूहा घुस आया होगा। हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से अपनी पेट पूजा करके यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर जैसे ही आरव और उसके दोस्त किचन में दाखिल हुए और प्रतीक ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को ऑन किया, तो जो कुछ भी उन्होंने अपने सामने देखा उसे देखकर तो सबके सब दंग रह गए थे। किचन में तो सच में एक चोर था, लेकिन वो चोर इतना प्यारा होगा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उन सबके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो जल्दी जल्दी में चुपके से खाना खा रही थी। आरव और उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो लड़की भी उनकी तरह खाना चुराने ही आई है। आरव और उसके दोस्तों को देखकर उस लड़की के होश भी उड़ गए थे और उसके हाथ से खाने की प्लेट लगभग गिरते गिरते बची थी।
इससे पहले कि वो लड़की चीखती चिल्लाती, आरव ने तेजी से आगे बढ़कर उस लड़की का मुंह दबा दिया और कहने लगा, देखो लड़की, तुम जो कोई भी हो, चीखने या चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना हमारे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। आखिर तुम भी तो यहाँ खाना चोरी करके ही खा रही हो, और हम भी यहाँ इसी इरादे से आए हैं। आरव की बात सुनकर वो लड़की नामे सिर हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रतीक ने कहा, यार, उसके मुंह से अपना हाथ तो हटा, वो कुछ कहना चाहती है। जैसे ही आरव ने उस लड़की के मुंह से अपना हाथ हटाया तो वो लड़की कांपती हुई आवाज में कहने लगी, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तब आरव ने कहा, हम यहाँ वही करने आए हैं जो तुम करने आई हो, यानी कि चोरी करने। ये सुनते ही उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं और वो डर के मारे थर थर कांपने लगी कि तभी आरव ने शेल्फ पर रखा चाकू उठाया और लड़की को धमकी देने के अंदाज में कहने लगा, देखो लड़की, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप एक तरफ खड़ी रहो और हमें अपना काम करने दो। आरव की धमकी से डरकर वो लड़की दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और इसी बीच प्रतीक फ्रिज खोलकर खाना निकालने लगा था। आरव और उसके दोस्तों में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे से घर में उनको इतना टेस्टी खाना मिलेगा। शायद उस घर में भी आज किसी का बर्थडे मनाया गया था, क्योंकि फ्रिज में खाने के साथ साथ केक भी रखी हुई थी। लेकिन आरव और उसके दोस्त प्रतीक के जन्मदिन का केक तो पहले ही खा चुके थे, इसलिए फिलहाल उन सभी का ध्यान केवल खाने पर ही था। खाने में आलू पालक और पनीर कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठे बने हुए थे और पुलाव करी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा भी था। इतना टेस्टी खाना देखकर आरव के दोस्त तो खाने पर टूट पड़े थे और आरव को भी आने के लिए कह रहे थे। लेकिन आरव को ये डर था कि कहीं वो लड़की मौका देखकर किचन से भाग न जाए या फिर चिल्लाना ना शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो लड़की ऐसा कुछ भी करती तो सबके सब पकड़े जाते। लेकिन आरव को भूख भी बड़ी जोरों की लगी हुई थी, इसलिए आरव ने अपनी प्लेट में खाना डाला और किचन के दरवाजे के पास जाकर जल्दी जल्दी खाने लगा। वो लड़की चुपचाप खड़ी हैरत से सबको खाते हुए देख रही थी, लेकिन शायद आज उन लोगों की किस्मत में खाना लिखा ही नहीं था, क्योंकि पता नहीं अचानक वहाँ पर कहीं से एक चूहा आया और लड़की के पैर पर चढ़ गया। और उसके बाद जो चीख उस लड़की के मुंह से निकली थी, उस चीख ने तो पूरा का पूरा घर हिलाकर रख दिया था। आरव और उसके दोस्तों के हाथ से प्लेट छूटकर गिर चुकी थी, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला था उसका अंदाजा तो उनको पहले से ही हो चुका था। प्रतीक ने कहा, यार, इस चैलेंज को मारो गोली, और इससे पहले कि कोई हम तक पहुंचे, जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग किचन से बाहर निकल पाते, एक आदमी कमरे से भागता हुआ बाहर आया, जो खुद भी बहुत घबराया हुआ था। वो आदमी आते ही लड़की को पुकारने लगा और कहने लगा, पूजा, पूजा बेटा, क्या हुआ? इतनी रात को तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और फिर जैसे ही उस आदमी की नजर आरव और उसके दोस्तों पर पड़ी तो वो वहीं अपनी जगह पर ही जम गया था। आरव और उसके दोस्त भी भागने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो आदमी उसी जगह पर खड़ा था जहां से आरव और उसके दोस्तों को निकलना था। और वैसे भी आरव और उसके दोस्त कोई प्रोफेशनल चोर या लुटेरे तो थे नहीं, जो उस आदमी को डरा धमका कर या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाते। धीरे धीरे करके घर के बाकी लोग भी इकट्ठा होने लगे थे। सबसे पहले एक भारी भरकम औरत कमरे से बाहर आई और उसके बाद एक जवान लड़की कमरे से बाहर आई थी, और फिर कुछ देर बाद एक लड़का भी आया और आखिर में एक बुढ़ी औरत बाहर आई, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वो बुढ़ी औरत भी किचन में खड़ी लड़की को पुकार रही थी और सबसे सवाल कर रही थी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? पूजा बेटा, क्या हो गया है तुझे? कोई मुझे भी तो बताओ कि मेरी बच्ची इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है। अब तो आरव और उसके दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था।
हालांकि आरव और उसके दोस्तों को देखकर पूजा के घर वाले भी डर गए थे, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था कि आरव और उसके दोस्त कोई चोर या डाकू नहीं, बल्कि आम इंसान थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। आरव के हाथ पैर तो यही सोच सोच कर कांपने लगे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। अगर हम लोग इनके हाथ लग गए तो ये लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और मेरा तो करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। और अगर मम्मी पापा को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। एक छोटे से खेल की वजह से आज हम सबका फ्यूचर दांव पर लग गया है। यही सब सोचते हुए आरव के माथे से पसीना बहने लगा था कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वो लड़की पूजा कांपती हुई किचन से बाहर जा रही थी और इससे पहले कि वो बाहर निकलकर अपने घर वालों तक पहुंचती, आरव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आरव ने हाथ बढ़ाकर किचन के शेल्फ से वही चाकू उठाया जो उसने इससे पहले पूजा को डराने के लिए उठाया था। आरव ने वो चाकू पूजा की गर्दन पर रख दिया और कहा, अगर किसी ने एक कदम भी हमारी ओर बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। आरव के दोस्त भी हैरानी से आरव को देखने लगे, क्योंकि इस समय आरव वाकई कोई चोर या डाकू जैसा ही लग रहा था। जबकि डर के मारे आरव का भी पूरा शरीर कांप रहा था और वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। वो लड़की पूजा भी डर के मारे कांपने लगी थी और घर के बाकी सभी लोग जहां खड़े थे वहीं के वहीं रुक गए थे। कुछ ही देर बाद वहां खड़ी मोटी सी औरत ने कहा, देख लो, खुद अपनी आंखों से ही देख लो कि तुम्हारी भांजी क्या गुल खिला रही है। पहले तो खुद ही रात के अंधेरे में अपने आशिकों को घर पर बुला लिया और अब अनजान बनकर हमें बेवकूफ बना रही है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द इस घर से रवाना करो। लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी मरी हुई बहन के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। कमबख्त खुद तो मर गई और हमारे गले में इस बदचलन लड़की को पालने का फंदा डालकर गई। उस मोटी औरत की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, बहू, आखिर क्यों तुम हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? ये तो तुम खुद भी अच्छी तरह से जानती हो कि पूजा ऐसा कभी नहीं कर सकती, फिर भी तुम उसे बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ती। आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है इस बिन माँ की बच्ची ने तुम्हारा, जो तुम एक पल के लिए भी इसे चैन से जीने नहीं देती? पूजा के घर वालों में बहस हो रही थी, लेकिन आरव और उसके दोस्तों को उनके घरेलू मसलों से कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस कुछ भी करके वहां से निकलना था। आरव पूजा के गर्दन पर चाकू रखकर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा और उसके दोस्त भी उसके आगे आगे चल रहे थे। प्रतीक ने आगे बढ़कर जल्दी से मेन गेट खोला और आरव पूजा को लेकर मेन गेट से बाहर निकल गया। पूजा के मामाजी भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे और कह रहे थे, देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आरव जानता था कि जैसे ही वो पूजा को छोड़ेगा, पूजा के परिवार वाले उन सबको पकड़ लेंगे और फिर उन सबका जो हाल होता वो सोचकर ही सबके सब कांप उठे थे। आरव पूजा के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया और उसके बाद एक एक करके सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और प्रतीक गाड़ी चलाने लगा था। पीछे से पूजा के घर वाले चिल्लाते रह गए थे, लेकिन आरव और उसके दोस्त तो खुश हो रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे कि वो लोग सही सलामत बच निकले थे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मेन रोड तक पहुंच गई कि तभी आरव का ध्यान रोती हुई पूजा पर पड़ा और उसने तुरंत ही प्रतीक को आवाज लगाई, प्रतीक, प्रतीक, गाड़ी रोक। प्रतीक ने गाड़ी को रोकते हुए कहा, अरे यार, अब क्या हो गया तुझे? तूने यूं अचानक से गाड़ी क्यों रुकवा दी? तब आरव ने कहा, यारों, गलती से ये लड़की भी हमारे साथ ही आ गई है, अब हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हम इसके घर से काफी दूर आ चुके हैं। आरव के दोस्त कहने लगे, करना क्या है यार, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं।
क्योंकि हमारा काम तो हो गया है, अब हमारा इस लड़की से क्या लेना देना। अब ये लड़की कहीं भी जाए, हमें इससे क्या। तब आरव ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी रात हो गई है और तुम लोग इस लड़की को इस सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ने की बात कर रहे हो। अगर इसे कुछ हो गया ना, तो हम कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्रतीक कहने लगा, यार आरव, अब हम और कर भी क्या सकते हैं। अगर इसे वापस छोड़ने गए, तब तो हम सब पक्का पकड़े जाएंगे। इसलिए अब तू ही बता कि इस लड़की का क्या करना है। एक तरफ आरव और उसके दोस्त पूजा का क्या करना है का डिस्कशन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पूजा सिसकियों से रोए जा रही थी। रोने के कारण पूजा की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थीं और उसके गाल भी टमाटर जैसे लाल हो गए थे। पूजा का रोना सुनकर आरव तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। आरव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पूजा को देते हुए गुस्से से कहा, देखो लड़की, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप बैठो, वरना मैं तुम्हें यहीं गाड़ी से नीचे धक्का दे दूंगा। आरव की धमकी से डरकर पूजा थोड़ी चुप तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से चुप नहीं हुई थी। पूजा का क्या करना है, इस बारे में फिलहाल तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग पूजा को भी अपने साथ आरव के घर पर ले गए थे। पूजा ने कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। आरव और उसके दोस्तों के बीच पूजा अकेली लड़की थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि उसे डर तो लगना ही था, क्योंकि घर में एक जवान लड़की के साथ चार जवान लड़कों का अकेला होना मतलब कुछ भी गलत हो सकता था। और इस वक्त अगर आरव और उसके दोस्तों की जगह और कोई होता तो शायद गलत हो भी जाता, लेकिन आरव और उसके दोस्त ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और न ही उनके संस्कार इतने कमजोर थे। सबके सब एक अच्छी पढ़ी लिखी और सभ्य फैमिली से बिलोंग करते थे और उनमें से कोई भी लूज कैरेक्टर का नहीं था। अब तक उन्होंने चाहे जितनी भी मौज मस्तियां की हो, लेकिन उनमें से किसी का भी लड़कियों के साथ कोई अफेयर नहीं रहा था। आरव ने पूजा को पानी पिलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देंगे। हमने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब के सब पकड़े जाते और फिर हम सब का करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाता। बस अब तुम अपना रोना बंद कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। आरव की बात सुनकर पूजा घायल नजरों से आरव की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मुझे घर छोड़ने की बजाय काटकर मुझे किसी गंदे नाले में फेंक दो, या फिर मेरा गला घोंटकर मुझे कहीं जंगल में फेंक आओ, लेकिन प्लीज मुझे मेरे घर वापस मत छोड़ना। पूजा के मुंह से ये सब सुनकर आरव उसे फटी आंखों से देखने लगा और उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी देख रहा था। आरव ने पूजा से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम बेदाग अपने घर सही सलामत वापस लौट जाओगी। तब पूजा ने कहा कि तुम लोग जिस तरह से मुझे घर से उठाकर लेकर आए हो, उसके बाद मेरे घर वाले मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने कहा, लेकिन हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम उतनी ही पवित्र हो जितनी घर से आते समय थी। तब पूजा ने एक घायल मुस्कान देते हुए कहा, एक लड़की के लिए ये कलंक किसी दाग से कम नहीं होता कि वो किसी अनजान मर्द के साथ पूरी रात बाहर अकेली बिता कर आई हो, और वो भी एक नहीं 4 मर्दों के साथ। और खासकर मुझ जैसी अनाथ लड़की, जिसे पहले से ही सबकी शक और नफरत की नजरों का सामना करना पड़ा हो, उसके लिए तो अब उस घर में कोई भी जगह नहीं बची है। ये कहते हुए पूजा फूट फूट कर रोने लगी और आरव पूजा को तसल्ली देना चाहता था, लेकिन वो भी किस हक से और किस रिश्ते से पूजा को तसल्ली देता। हालांकि आरव को भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसने और उसके दोस्तों ने कुछ न करके भी पूजा के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया था। खैर पूजा को चुप कराने के बाद
आरव और उसके दोस्त दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। और फिर जब सुबह 7 बजे आरव की नींद खुली तो उसने जल्दी से अपने दोस्तों को जगाया और कहा, जल्दी उठो यारों, हमें उस लड़की को वापस उसके घर तक पहुंचाना है। और फिर अगले ही पल आरव और उसके दोस्तों ने पूजा को गाड़ी में बिठाया और उसके घर की ओर निकल पड़े। पूजा अभी भी रो रही थी। तब आरव ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो तुम रो मत, हम तुम्हारे घर वालों से बात करके उन्हें सारी हकीकत बता देंगे। तब पूजा ने कहा, अब ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। आरव और उसके दोस्तों ने पूजा के घर से थोड़ी दूरी पर ही पूजा को छोड़ दिया और फिर दूर से पूजा को जाते हुए देखते रहे। और जब पूजा अपनी गली के अंदर चली गई तो आरव और उसके दोस्तों ने भी अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लिया था। लेकिन घर आने के बाद भी आरव को पूजा के लिए बहुत अफसोस हो रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। आरव अब दिन रात पूजा के बारे में ही सोचता रहता था कि आखिर पूजा की ऐसी क्या कहानी थी जो वो अपने घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। कुछ ही दिनों में आरव और उसके दोस्तों के एग्जाम्स होने वाले थे, इसलिए वो लोग सब कुछ भूलकर अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में लग गए थे। लेकिन आरव के दिमाग में तो जैसे उस रात की घटना छप सी गई थी और बार बार पूजा की रोती हुई और सूजी हुई आंखें आरव के दिमाग में घूमने लगती थी। और फिर पूजा के कांपते हुए वो होंठ आरव की आंखों के सामने घूमते रहते थे, जब पूजा ने अपने कांपते हुए होठों से कहा था कि मुझे मारकर गंदे नाले में फेंक देना, लेकिन प्लीज मुझे मेरे घर मत छोड़ना। पूजा के इन शब्दों में इतना दर्द था कि जिसे याद करते ही आरव बेचैन सा हो गया था। और फिर अचानक ही आरव ने एक फैसला किया कि वो पूजा से शादी करेगा और उसे एक सम्मान से भरी जिंदगी देगा। लेकिन फिलहाल तो अपने घर में आरव को अपनी आंखों के सामने पूजा की रोती हुई आंखें ही दिखाई देती थी और आरव चाहकर भी अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख पाता था। इसलिए आरव ने अपना फाइनल ईयर दूसरे शहर जाकर कंप्लीट करने का फैसला कर लिया और उसने किसी बहाने से अपने मम्मी पापा को भी मना लिया था। दिन अपनी रफ्तार से बीत रहे थे और फाइनल ईयर के 6 महीने कंप्लीट होते ही आरव ने अपनी माँ से फोन करके कहा कि वो एक लड़की से प्यार करने लगा है और उससे ही शादी करना चाहता है। तब आरव की माँ कहने लगी, आरव बेटा, पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर हम तेरी मंगनी भी करवाएंगे और शादी भी। तब आरव ने कहा, हाँ माँ, मैं भी पहले पढ़ाई ही पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई के चक्कर में उस लड़की की शादी कहीं और हो जाए। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप मेरी और उस लड़की की सगाई करा दो। आरव की माँ को भी आरव की बात ठीक लगी, तो वो भी इस बात के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर फोन रखने से पहले आरव की माँ ने आरव से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आरव तो हैरान रह गया था, क्योंकि आरव के बड़े भाई नील के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और आरव की माँ चाहती थी कि नील की शादी और आरव की सगाई एक ही दिन हो जाए। अपने भाई की शादी के बारे में सुनकर आरव ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, आप नील भैया की शादी कैसे कर सकती हैं, जबकि आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि भैया के साथ कोई भी लड़की कभी भी खुश नहीं रह सकती। आरव की बात सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्यों नहीं कर सकती मैं अपने बेटे की शादी, और क्यों कोई लड़की मेरे बेटे के साथ खुश नहीं रह सकती। आखिर नील में ऐसी भी क्या बुराई है, उसे भी तो खुश रहने का हक है। तब आरव ने कहा, लेकिन माँ, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का क्या फायदा, आपको तो पता है ना भाई की हालत के बारे में, वो कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाएंगे। तब आरव की माँ ने कहा, नील को ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं अपनी बहू को इतना खुश रखूंगी कि उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुझे पता है आरव, वो लड़की अनाथ है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ऐसे में जब वो हमारे घर की बहू बनकर आएगी और जब मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगी ना,
तब तुम खुद ही देख लेना कि वो खुद को कितना खुशकिस्मत समझेगी। तब आरव ने कहा, माँ, एक लड़की के अपने पति को लेकर भी कुछ सपने होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही पूरा कर सकता है, लेकिन भाई इस हालत में नहीं है कि वो किसी लड़की को खुश रख सके और उसके सारे सपने पूरे कर सकें। आरव की बातों का मतलब समझकर उसकी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गईं, लेकिन फिर शायद खुद को और आरव को तसल्ली देते हुए कहने लगी, लेकिन आरव बेटा, डॉक्टर ने मुझे भरोसा दिलाया है कि नील जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर आरव का दिल बुझ सा गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बस इसलिए आरव नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी माँ से कहा, माँ, आप पहले नील भैया की शादी कर लें, मेरी सगाई बाद में कर लेना। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद आरव की माँ ने उसे फोन करके ये खबर सुनाई कि उसके भाई का रिश्ता पक्का हो गया है और एक हफ्ते बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई है। और फिर वो कहने लगी, लड़की वाले शादी सादगी से करना चाहते हैं और हमें भी इसमें कोई एतराज नहीं है। आरव की तरफ से जब खुशी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसकी माँ ने कहा, आरव, शादी भले ही सादगी से हो रही है, लेकिन बेटा हमारे घर में ये पहली शादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी 1-2 दिन की छुट्टी लेकर अपने भाई की शादी में आ जाओ। आरव का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आरव अपनी माँ की खुशी के लिए 3 दिन की छुट्टियाँ लेकर अपने भाई की शादी में शामिल हो गया था। बहुत ही सादगी से नील की शादी उस लड़की से हो गई और शादी होते ही नील तो ऐसे खुश हो रहा था मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। नील किसी पागल इंसान की तरह जोर जोर से ताली बजा रहा था और सबसे एक ही बात कह रहा था, देखो देखो मुझे नई दुल्हन मिल गई है, हाँ मुझे नई दुल्हन मिल गई है। आरव के मम्मी पापा नील की दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले आए थे, लेकिन आरव ने अभी तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा था। आरव के घर पर बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे और नील की दुल्हन के साथ खूब हंसी मजाक चल रहा था और रस्में भी हो रही थी कि तभी अचानक ना जाने क्यों आरव के मन में उस लड़की को देखने की इच्छा हुई जिसकी जिंदगी को वो चाहकर भी बर्बाद होने से नहीं बचा पाया था। और फिर आरव धीरे से सबसे नजरें बचाते हुए उस जगह पर आ गया जहां दुल्हन को बिठाया गया था। आरव की तरफ उस लड़की की पीठ थी, लेकिन जब आरव घूमकर उस लड़की के सामने आया तो उस लड़की को देखते ही आरव का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। वही नम आँखें, वही गुलाबी होंठ, दूध सी सफेद रंगत, लेकिन चेहरे पर आज भी वही उदासी छाई हुई थी। उस लड़की को देखते ही आरव के हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही पूजा थी जो आरव के दिलों दिमाग में बसी हुई थी और जिसे उस दिन आरव और उसके दोस्त अपनी ढाल बनाकर उठा ले गए थे। आरव तो कुछ भी सोचने या समझने की हालत में ही नहीं था। एक ही पल में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पूरा का पूरा घर घूम रहा है। आरव की माँ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे आरव, तू वहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ आकर तू भी अपनी भाभी से मिल ले। जरा तू भी देख ले अपनी भाभी को, कैसा चांद का टुकड़ा तराशा है मैंने तेरे भाई के लिए। और फिर जैसे ही आरव पूजा के सामने गया तो आरव को देखकर शायद पूजा की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि आरव की थी। आरव को देखते ही पूजा की आंखों से आंसू सरककर उसके गालों तक आ पहुँचे थे, जिसे पूजा ने अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर लिया था। आरव उल्टे पांव भागता हुआ घर से बाहर निकल गया, क्योंकि आज जिंदगी ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला था कि वो चीख चीख कर रोना चाहता था। क्योंकि आरव तो अपनी आंखों में पूजा के सपने देखने लगा था और उससे शादी करके खुद से हुई गलती की भरपाई करना चाहता था। लेकिन अब किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था कि वो बस सवाल ही करता रह गया था, लेकिन क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अब आरव का ये सवाल एक ऐसा सवाल बनकर रह गया था
जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता था। आरव बिना किसी कारण पूरे 4 घंटे तक सड़क पर गाड़ी चलाता रहा और फिर जब वो रात के 4 बजे घर वापस लौटा, तब तक उसने खुद को यह समझा लिया था कि जो होना था वो तो हो चुका है। अब पूजा उसकी भाभी है और उसे पूजा को अपने दिल से निकालना ही होगा। आरव अभी तो अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी उसे अपने भाई के कमरे से पूजा के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। आरव जल्दी से भागता हुआ अपने भाई के कमरे के पास आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। और फिर जब अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला, तब आरव ने देखा कि पूजा अपना हाथ पकड़े रो रही थी। आरव की नजर जब पूजा के हाथ पर पड़ी, तो वो ये देखकर दंग रह गया कि पूजा की कलाई से खून निकल रहा था और उसकी कलाई पर दांतों के निशान भी थे। कुछ देर में ही आरव की माँ भी वहाँ आ चुकी थी और पूजा रोते हुए आरव की माँ से लिपट गई थी, जबकि नील बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कह रहा था, माँ नई दुल्हन बहुत गंदी है, सिर्फ रोती रहती है और मेरे पास भी नहीं आती। माँ तुम कहो ना इसे मेरे पास आने के लिए, नहीं तो मैं डंडे से इसका सिर फोड़ दूंगा। तब आरव की माँ ने पूजा को अपने कमरे में भेज दिया और फिर खुद नील को समझाने लगी थी। ये सब देखकर आरव और भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि पूजा उसके भाई के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्योंकि नील किसी जंगली जानवर से कम नहीं था, अगर उसके सामने कोई भी आ जाता तो वो अपने पागलपन में कोई भी चीज उठाकर उसे मार देता था और नील को सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही काबू में रख सकती थी। पूजा की शादी का तीसरा दिन था और आरव की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इसलिए आरव को शाम की ट्रेन से ही वापस जाना था। लेकिन जाने से पहले आरव एक बार पूजा से मिलना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। और फिर जब पूजा अकेली किचन में चाय बना रही थी, तब आरव को उससे मिलने का मौका भी मिल गया। आरव चुपके से किचन में जाकर पूजा के पीछे खड़ा हो गया, तो आरव को देखकर पूजा एकदम से हड़बड़ा गई थी। आरव ने कहा, प्लीज आप मुझसे डरिए मत, मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। पूजा ने आरव को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। आरव ने पूजा से कहा कि जब आपको पहले से ही पता था कि लड़का पागल है, तो फिर आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया? आरव की बात सुनते ही पूजा ने आरव की तरफ देखा, तो आरव ने अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि आज भी पूजा की आंखों में वही दर्द था जिसे देखने की हिम्मत आरव में बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर पूजा ने अपने दर्द को शब्दों में बयां करते हुए कहा, एक अनाथ लड़की जो 4 जवान लड़कों के साथ अकेली रात बिता कर आई हो, ऐसी लड़की की शादी के लिए उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। मेरे मामा मामी ने जिस इंसान को मेरे लिए चुना, मैंने भी उसी से शादी कर ली। पूजा की बात सुनकर आरव का दिल कांप उठा था, क्योंकि वो जान गया था कि पूजा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है। अगर उस दिन आरव पूजा को अपनी और अपने दोस्तों की ढाल नहीं बनाता, तो ना तो उसकी इज्जत पर दाग लगता और न ही उसे मजबूरन नील से शादी करनी पड़ती। पूजा ने आगे बताते हुए कहा, उस दिन जब मैं अपने घर वापस लौटी, तो मेरी मामी ने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया और कहने लगी, तुझ जैसी दागदार लड़की के लिए अब मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। मैं अपनी मामी को लाखों बार समझाती रही, मामी मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल बेदाग हूँ और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन मेरी मामी ने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद मामा भी मेरी तरफदारी में कुछ भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनकी विनती पर मामी ने मुझे वापस अपने घर में रख जरूर लिया था। मेरी मामी ने तो पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी थी कि मैं अपने यार आशिक के साथ घर से भाग गई हूँ। और फिर जब दूसरे दिन मैं अपने घर वापस लौटी, तो रिश्तेदारों ने और मोहल्ले वालों ने मेरे मामा का जीना हराम कर दिया था। इसलिए मेरी मामी ने मेरे लिए रिश्ता तराशना शुरू कर दिया और सबसे पहला रिश्ता आपके भाई नील का आया था।
और इस तरह से मेरी मामी ने मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए आपके भाई के साथ मेरी शादी करा दी। ये कहते हुए पूजा फूट फूट कर रोने लगी और आरव अपने दिल पर भारी बोझ लिए शाम की ट्रेन पकड़कर अपनी यूनिवर्सिटी में लौट आया। आरव के दोस्तों को भी जब पूजा के बारे में पता चला तो वो सब भी दुखी हो गए और कहने लगे, यार आरव, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। हमारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। आरव ने पूजा को अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूजा की वो उदासी भरी आंखें आरव के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ चुकी थीं। आरव रातों को उठ कर बैठ जाता था और रात भर रोता रहता था, लेकिन पूजा की मोहब्बत उसके दिल से निकल ही नहीं रही थी। हालांकि आरव खुद को लाख समझाने की कोशिश करता रहा कि पूजा अब रिश्ते में उसकी भाभी लगती है, लेकिन कमबख्त उसका दिल कोई भी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। नील और पूजा की शादी को 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में आरव एक बार भी अपने घर नहीं गया था और न ही अब वो अपने घर कभी वापस जाना चाहता था, क्योंकि आरव दोबारा से पूजा की दर्द भरी नजरों का सामना नहीं करना चाहता था, जिसे देखकर वो खुद भी टूटकर बिखर जाता था। लेकिन फिर एक दिन आरव की माँ ने उसे फोन करके कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो सिर्फ अपनी माँ के लिए आरव को फिर से एक बार अपने घर वापस लौटना पड़ा था। पूजा की हालत देखकर आरव का दिल फिर से कांप उठा, क्योंकि पूजा का फूल सा चेहरा मुरझा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के कई निशान भी थे, जो शायद नील की ही करतूत थी। आरव ने शिकायत भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी अपनी नजरें झुका ली थी। शायद वो भी अपने किए पर पछता रही थी। आरव अपनी माँ से मिलकर जल्दी ही वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन पूजा की हालत को देखकर उसके दिलो दिमाग में कुछ ज्यादा ही जंग छिड़ी हुई थी। आरव आज फिर से रात के 1 बजे तक अपनी गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा और आज तो उसने अपने दिमाग से पूजा का ख्याल निकालने के लिए जी भर के शराब भी पी रखी थी। और फिर तो आरव नशे में इतना धुत हो चुका था कि उससे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी, मगर फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने घर तक आ गया था। आरव जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजा पूजा ने ही खोला था और आरव को इस तरह से नशे में देखकर पूजा भी परेशान हो गई थी। पूजा ने आरव से कहा, आरव आपने शराब पी रखी है? तो आरव ने पूजा की तरफ देखा और फिर अचानक ही उसे कंधे से पकड़कर उसे झिझोड़ते हुए कहने लगा, निकल क्यों नहीं जाती मेरे दिलो दिमाग से? क्यों बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो? मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ, इसलिए निकल जाओ मेरे दिल से और प्लीज मुझे चैन से जीने दो। आरव इसे पूजा का ख्याल समझ रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद हर वक्त पूजा उसके ख्यालों में आती रहती थी। लेकिन इस वक्त तो पूजा सच में आरव के सामने खड़ी थी और आरव की बातें सुनकर हैरान भी हो रही थी। पूजा आरव को सहारा देते हुए उसे उसके कमरे तक ले आई थी और आरव अपने बेड पर लेटते हुए पूजा को ही देख रहा था। पूजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे, जिसे देखकर आरव फिर से उठकर बैठ गया और कहने लगा, देखो पूजा, मैं जानता हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हमने तुम्हारे साथ किया वो हमारे लिए एक छोटी सी बात थी, लेकिन हमारी वो नादानी तुम्हारे लिए जिंदगी भर की सजा बन चुकी है। पूजा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगने के साथ साथ एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था, और इस बात के लिए मैंने अपनी माँ को राजी भी कर लिया था। उस दिन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के बाद मुझे मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती थी, और फिर ना जाने कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तुमसे शादी करके अपने किए का पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन वक्त ने मुझे यह मौका ही नहीं दिया। ये कहते कहते आरव पूजा के करीब हो गया, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से नशे में धुत था और उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है।
और फिर अगले ही पल आरव ने पूजा के पास जाकर उसे अपने इतने करीब कर लिया कि पूजा ने कहा, आरव ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। लेकिन आरव को तो कुछ होश ही नहीं था। वो तो ये भूल चुका था कि पूजा अब उसकी भाभी बन गई है। आरव को अगर इस वक्त कुछ दिखाई दे रहा था तो बस इतना ही कि उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, पूजा उसके सामने खड़ी है। पूजा ने झटककर आरव को खुद से दूर किया तो आरव भी अपने बैग से उठ खड़ा हुआ और अब पूजा की कमर आरव के हाथों के घेरे में आ चुकी थी। आरव के जज्बात पूजा के लिए बहकने लगे थे और पूजा के लिए उसके दिल में दबा प्यार फिर से जिंदा होने लगा था। आरव ने पूजा को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाया और अब पूजा के गुलाबी होंठ आरव के होंठों से बस कुछ ही दूरी पर थे। दोनों की धड़कनें एक दूसरे की धड़कन से टकराने लगी थी और इससे पहले कि आरव के होंठ कुछ शरारत कर जाते, पूजा ने उसे धक्का दिया और गुस्से के मारे उसके मुंह से एक जोर से चीख निकल गई। पूजा की चीख सुनकर आरव की माँ भी आरव के कमरे में आ चुकी थी और पूजा के चीखने से अब आरव को भी कुछ होश आ चुका था। पूजा दौड़कर आरव की माँ के सीने से लग गई और आरव तो अपने माँ के सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं था। पूजा की घबराहट को देखकर आरव की माँ सब कुछ समझ चुकी थी कि उनका बेटा बेहोशी की हालत में कुछ ज्यादा ही गलत कर गया है। आरव की माँ ने आरव को खींचकर एक थप्पड़ मारा तो आरव अपने कमरे से निकलकर अपने दूसरे रूम पर आ गया और आते ही सीधे शावर के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने जो कुछ भी पूजा के साथ किया था उस वजह से उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था। और फिर जब अगली सुबह आरव वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो जाने से पहले उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। आरव को पता था कि कल रात की उसकी हरकत की वजह से अब उसे अपनी माँ से खूब डांट खानी पड़ेगी और वो डांट खाने के लिए तैयार भी था। आरव तो पूजा से मिलकर उससे भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन पूजा के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आरव अपनी माँ के कमरे में पहुंचा और उसकी माँ ने जो कुछ भी उसे कहा, आरव तो बस आंखें फाड़े अपनी माँ को देखता रह गया था। आरव की माँ की आंखें नम हो गई थी और वो अपनी आंखों के कोने से आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगी, आरव तू सच कह रहा था कि पूजा की शादी नील से करवाकर मैंने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं पूजा की माँ बनने के दावे करती थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं उसकी माँ नहीं बन पाई, बल्कि दूसरी औरतों की तरह मैं भी उसकी सास बनकर ही रह गई। मैं तो सिर्फ अपने पागल बेटे के बारे में ही सोच रही थी और अपनी ममता में अंधी होकर मैं ये भी नहीं समझ पाई कि नील जैसा दिमागी मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता और वो कभी किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता। नील और पूजा की शादी को 3 महीने पूरे होने आए हैं, लेकिन पूजा और नील के बीच अभी तक कोई भी शारीरिक रिश्ता नहीं बन पाया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नील की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ये रिश्ता शायद अब कभी बन भी नहीं पाएगा। मुझ में अब और ताकत नहीं है पूजा की आंखों में आंसू देखने की, मुझसे अब उसका यह मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। आरव बेटा, आज तक तूने अपनी माँ की हर बात मानी है, तो आज अपनी बूढ़ी माँ पर एक और एहसान कर दे। तू पूजा से शादी कर ले बेटा, वरना ये घुटन भरी जिंदगी जीते जीते मेरी बच्ची मर जाएगी। इतना कहकर जब आरव की माँ ने आरव के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, तब आरव ने अपनी माँ के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, ये आप क्या कर रही हैं माँ, और मैं बिना पूजा की मर्जी जाने उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तब आरव की माँ ने कहा, उसकी चिंता तू मत कर आरव, इस बारे में मैं खुद ही पूजा से बात कर लूंगी। और फिर आरव ने भी अपनी माँ को उस रात के बारे में सब कुछ बता दिया और यह भी कहा कि अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पूजा ही थी। पूजा ही आरव की पसंद है। ये जानकर आरव की माँ के रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो कहने लगी, भगवान ने तो पहले ही पूजा को मेरी बहू के रूप में लिख दिया था।
लेकिन मैंने ही यह समझने में गलती कर दी कि ऊपर वाले ने पूजा को मेरे नील के लिए नहीं बल्कि मेरे आरव के लिए बनाया है। आरव, आज तूने जो कुछ भी मुझे बताया है, मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। तब आरव ने कहा, लेकिन माँ, मैं पूजा से इस बारे में खुद ही बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि पूजा भी इस शादी से खुश है या नहीं। और फिर जब आरव ने पूजा से इस बारे में बात की तो पूजा ने कहा, पहली बार कोई मुझसे पूछकर मेरी जिंदगी का फैसला करना चाहता है और मुझसे मेरी मर्जी जानना चाहता है, वरना आज तक तो मेरी जिंदगी का हर फैसला दूसरे ही करते आए हैं और अपनी मर्जी मुझ पर थोपते आए हैं। इस घर में आकर पहली बार मुझे पता चला कि माँ की ममता क्या होती है। अब आप लोग मेरी जिंदगी का चाहे जो भी फैसला कर लो, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। इतना कहते हुए पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे तो आरव ने पूजा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, और मुझसे शादी का क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करोगी? तब पूजा ने नजरें उठाकर आरव की आंखों में देखा तो उसे आरव की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई दे रही थी। पूजा रोते हुए आरव के सीने से लग गई और कहने लगी, मैं सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ। पूजा के मुंह से ये सुनकर आरव ने पूजा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पूजा मेरी जिंदगी, मुझसे शादी के लिए हाँ कहकर तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ पूजा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। और फिर कुछ ही दिनों में आरव की मां ने पूजा को नील से तलाक दिलवाकर आरव से उसकी शादी करवा दी। पूजा आज आरव की दुल्हन बनी उसके सामने उसके बेड पर बैठी हुई थी और आरव का दिल आज बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि पहले बात की शुरुआत कौन करेगा। आखिरकार आरव ने ही बात की शुरुआत करते हुए कहा, पूजा, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? आरव की इस बात पर पूजा हैरानी से आरव को देखने लगी और सोचने लगी, इस तरह सुहागरात पर अपनी पत्नी से चाय कौन मांगता है भला? शादी की पहली रात अपनी पत्नी से चाय मांगने वाला पति आज मैंने पहली बार देखा है। कुछ देर तक आरव को देखने के बाद पूजा ने कहा, ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही पूजा बिस्तर से उठकर बाहर की ओर जाने लगी, आरव ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और कहने लगा, अरे मेरी भोली भाली सी पत्नी, शादी के बाद चाय का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है। तब पूजा ने कहा, तो फिर चाय का और क्या मतलब होता है? पूजा के इस सवाल का जवाब देते हुए आरव ने अपने होंठ पूजा के होंठों पर रख दिए और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और फिर पूजा और आरव एक दूसरे की बाहों में अपने प्यार का जश्न मनाने लगे और तब उनका ये प्यार देखकर उस कमरे की दीवारें भी गुनगुनाने लगी थी। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। आरव से शादी करके पूजा को न केवल अच्छा जीवन साथी मिला था, बल्कि उसे माँ बाप का वो प्यार भी मिला जिसके लिए पूजा बचपन से ही तरसती आई थी। लेकिन अब पूजा की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में आरव जैसा प्यार करने वाला पति था और माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास थी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।